अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, वर्क की क्या डेफिनेशन है। तो देखो, मैं आपको पहले फिज़िकल डेफिनेशन समझाता हूँ। जो वर्क का कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स में, वो बाकी कॉन्सेप्ट जो हमारा डेली रूटीन का कॉन्सेप्ट होता है उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग आम तौर पर मेंटल वर्क को भी वर्क ही कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स कोई चीज़ सोच रहा है तो हम ये कहते हैं वो काम कर रहा है, या कोई मेंटल वर्क कर रहा है, या फिर मस्कुलर वर्क भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। बट फिज़िकल वर्क जो है ना वो डिफरेंट है। इस वजह से मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि अभी हम लोग वर्क की फ़िज़िकल डेफिनेशन को स्टडी करने वाले हैं। तो याद रखो, वर्क तब कहलाता है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाए। हम ये कहेंगे किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो फिर हम कहेंगे कि काम हुआ। यानी कि हमने किसी चीज़ को पुश किया, हमने एक बॉक्स को पुश किया और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो कहा जाएगा वर्क। हमने एक कार के ऊपर फोर्स अप्लाई करी, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो हम कहेंगे कि वर्क हो गया। तो वर्क एक सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन याद रखना है कि डिफरेंट मीनिंग है फिज़िक्स के अंदर वर्क की। और वर्क की ये डेफिनेशन होगी कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो उसको कहा जाता है वर्क डन। अच्छा, उसी की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वर्क इज़ द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ज़रा याद करना पड़ेगा हमारे चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराएं, हम मल्टीप्लाई कराएं दो वेक्टर्स को। मिसाल तौर पे एक वेक्टर है वेक्टर ए, और मैं उसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, और वो जो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है वो उसको लेट से हमने बी का नाम दे दिया। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यानी मैं उनके दरमियान में डॉट मालूम कर रहा हूँ, और आंसर आ जाए कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो उसको कहा जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि मल्टीप्लाई हम दो वेक्टर्स को कराते हैं, लेकिन जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो स्केलर प्रोडक्ट है दो चीज़ों का। कौन सी दो चीज़ों का? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट मल्टीप्लाई करा दें तो अपने आप हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू ऑफ वर्क। ओके, तो वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, W बराबर होता है F डॉट एस के, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं हम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट। और जब डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो वो आता है एफ एस कॉस थीटा के बराबर। और एफ एस कॉस थीटा के बराबर क्यों आता है? क्योंकि देखो यहाँ पर अब मैं एक बात समझा देता हूँ कि एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर क्यों आएगा। एफ एस कॉस थीटा इस वजह से आएगा, देखो अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में कुछ एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल थीटा। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं जो डेफिनेशन के मुताबिक है कि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ये एक्स एक्सिस के अंदर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, और फिर उसको हम यहाँ से मिला देंगे थ्रू टेल, उस फोर्स के टेल के साथ मिला देंगे, तो हमें जो है वो दो वेक्टर्स मिल जाएंगे, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्योंकि बात हो रही थी फोर्स की, तो ये कहलाएगा फोर्स का वाई कंपोनेंट, और फोर्स का वाई कंपोनेंट है थीटा के सामने वाली साइड है। तो हमें पता है ये एफ वाई बराबर किसके होगा, ये बराबर आएगा एफ और साथ में आ जाएगा थीटा के सामने वाली साइड, मैंने पहले ही बताया, याद रखना है, वो आ जाता है साइन थीटा। तो एफ वाई बराबर आ जाएगा एफ साइन थीटा के बराबर। और क्योंकि जो दूसरा कंपोनेंट है, ये जो एक्स कंपोनेंट नज़र आ रहा है, इसको हम एफ एक्स से शो करते हैं, और एफ एक्स किसके बराबर होगा? अगर वो बराबर है एफ साइन थीटा के, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, बराबर हो जाएगा एफ कॉस थीटा के। तो देख लो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गया, एक्स कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया। अब डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, या फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले। तो यहाँ पर देख लो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कौन सी फोर्स की वजह से हो रहा है? वो हो रहा है फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वजह से, यानी कि एफ कॉस थीटा की वजह से। तो वही जो एफ डॉट एस लिखा है वो बन सकता है एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन से फोर्स के कंपोनेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे फोर्स के एक्स कंपोनेंट के बारे में बात की जा रही है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं एस के साथ, तो उसकी जगह पे एफ कॉस थीटा आएगा। और एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला यही बनता है एफ एस कॉस थीटा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट फोर्स, एफ जो है वो मैग्नीट्यूड है फोर्स का,
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एस, और थीटा जो है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। इसको बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं कि एफ बराबर आ जाएगा एस कॉस थीटा के, और एस क्या है, एस है वही कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरह से मैंने कहा था कि फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ डायमेंशन और नेचर, क्या डायमेंशन है क्या नेचर है, तो वर्क मैंने आपको बता दिया, स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो कंफर्म है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और डायमेंशन क्या बनेगी, डायमेंशन होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस टू, और जब फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या है डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है एल, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। नाउ यूनिट ऑफ वर्क मालूम करते हैं, तो यूनिट ऑफ वर्क जूल कहलाता है, और जूल एक्चुअली क्या है, जूल है अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उस 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले 1 मीटर का, हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें 1 न्यूटन और हमारी उस फोर्स की वजह से वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो इसका मतलब वर्क डन होगा इक्वल टू 1 जूल। ये वर्क डन 1 जूल कहलाएगा। तो जूल की डेफिनेशन अगर जाननी है तो याद रखना है कि 1 न्यूटन की फोर्स अगर किसी बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लेकर आए तो इसका मतलब किया गया काम 1 जूल के बराबर होगा। और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है, और एफपीएस सिस्टम के अंदर फुट इनटू पाउंड होता है, ठीक है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है इसमें फुट एफपीएस सिस्टम में, और फोर्स का यूनिट होता है पाउंड, तो वो हो जाएगा फुट पाउंड। ओके, नाउ स्पेशल केसेस पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम वर्क होगा, वर्क विल बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होगा, याद रखना है कि अगर एंगल 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। अगर एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 0 और 90 के दरमियान में, ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल 0 और 90 के दरमियान में कुछ है, तो वो पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वर्क की एक मिसाल बता रहा हूँ, फोर्स की ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री के, ठीक है जी, थीटा 0 डिग्री। सो एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है वर्क का, थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, ठीक है, जो कॉस 0 है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बराबर है 1 के, तो एफ एस इंटू 1, वर्क डन का आंसर आ जाएगा एफ इंटू एस। यानी कि मैक्सिमम वर्क अगर हमें पता करना है तो वो आएगा, मतलब अगर हम करना चाहते हैं मैक्सिमम वर्क तो वो होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में कोई एंगल ना बने। सेकंड है ज़ीरो वर्क की एग्जांपल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो वर्क जो है वो 0 के बराबर होगा। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन हो कि अगर फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रही है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बट वो डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, तो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से हम एक बकेट को अगर होल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, अगर होल्ड किया हुआ है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स तो अप्लाई हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हमने सिर्फ होल्ड किया हुआ है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो एक्स एक्सिस के अंदर हो रही होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से होल्ड करके बकेट को रखना तो वर्क डन है नहीं, लेकिन अगर हमने होल्ड किया हुआ है और हम फिर भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो भी वर्क डन नहीं होगा अगर दोनों के दरमियान में एंगल बने 90 डिग्री, यानी कि दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमने देखा कि थीटा बराबर है 90 डिग्री के, अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, नाउ कॉस 90, और कॉस 90 बराबर होता है 0 के, कॉस 90 0 होता है, सो एफ एस इंटू 0, वर्क का आंसर आ जाएगा बराबर 0 के। तीसरा स्पेशल केस नेगेटिव वर्क का, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हों तो वर्क नेगेटिव होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब उनके दरमियान में एंगल बने 180 डिग्री। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हम उसको क्योंकि लिफ्ट कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ऊपर की तरफ, तो इस सूरत में जो वर्क डन कंसिडर होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रही है। या रस्साकशी गेम में टग ऑफ वॉर के अंदर अगर एक टीम हार रही है तो आप देखोगे कि वो फोर्स तो लगा रही होगी अपनी तरफ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो फोर्स इस तरफ लगा रही है हारने वाली टीम टग ऑफ वॉर में, रस्साकशी में, बट क्योंकि सामने वाली टीम ज़्यादा भारी है तो वो डिस्प्लेसमेंट उनको इस तरफ करवाएगी। ये भी देखोगे तो एंगल हो गया 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन।
ये भी एक एग्जांपल होगी नेगेटिव वर्क की। और पूरा का पूरा वेट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट तो है ही नेगेटिव वर्क के ऊपर। जो वेट लिफ्टिंग की जाती है वो की ही इसी पे की जाती है कि एंगल बनना चाहिए 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 180, एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है वर्क के। नाउ कॉस 180 बराबर होता है माइनस के 1 के, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, और माइनस से मल्टीप्लाई होके वर्क का आंसर आ जाएगा माइनस एफ एस के बराबर। तो ये बात याद रखो, वर्क है तो मैक्सिमम अब भी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अब ये जो वर्क डन हो गया ये हो जाएगा नेगेटिव। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं पावर की। तो देखो, पावर का जो एक्चुअल में हम लोग मतलब लेते हैं आम बोल चाल में, उर्दू में कहते भी इसको ताकत है। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स है जो बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे इसके पास बहुत ताकत है यार, जो मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, जो मतलब ज़्यादा हैवी बॉडी को लिफ्ट कर रहा है, हम बोल देंगे कि इसके पास पावर ज़्यादा है। लेकिन पावर का ताल्लुक जो है ना वो एक्चुअली रेट से है। द रेट ऑफ वर्क डन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के काम करने की जो शरह है, जो तेज़ी है, यानी कि कितने वक्त में वो कितना काम कर रहा है, इस चीज़ को हम पावर कहते हैं। यानी कि अगर पावर कैलकुलेट करनी है हमें तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी बॉडी ने कितना वर्क करा। पहली बात ये है कि हम करेंगे वर्क को कैलकुलेट, और उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइम में करा। तो अगर उसी वर्क डन को हम टाइम से डिवाइड करा देंगे तो हमें मिल जाएगी उस बॉडी की पावर, कि कितनी पावर यूटिलाइज की गई। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक और दोनों का वेट भी अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। एक ने जो सीढ़ियाँ चढ़ी वो तेज़ी से कवर कर ली, एक ने जो है वो टाइम ज़्यादा लगाया। तो वर्क तो दोनों ने बराबर करा क्योंकि वेट भी दोनों का बराबर है, डिस्टेंस भी दोनों ने सेम ट्रेवल करा। बट जो पावर है ना वो डिपेंड करती है तेज़ी पर। तो जो पहले पहुंचा होगा, जो ज़्यादा जल्दी ऊपर चढ़ा होगा सीढ़ियों के, तो उसने ज़्यादा ताकत को इस्तेमाल किया होगा। तो पावर का जो बेसिक आप मकसद है वो याद रखो, वो रेट से लिया जाता है। तो एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी भी बॉडी की? तो हम ये देखते हैं कि जितना उस बॉडी ने वर्क करा है उसको क्या करते हैं, हम उस टोटल वर्क को डिवाइड करा देते हैं टाइम से। यानी कि जितना उस बॉडी ने वर्क करा उसको अगर मैं डिवाइड करा दूं टाइम से, तो वही चीज़ कहलाती है एवरेज पावर ऑफ दैट बॉडी। यानी कि वही जो मैंने एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स की सीढ़ियाँ चढ़ने की, तो आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस मेजर कर लो कि भाई हर सीढ़ी का कितनी हाइट है और टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो टोटल हाइट पता लग जाएगी। उस टोटल हाइट को, यानी कि अब आपको वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो उस डिस्टेंस से ना, तो टोटल वर्क निकाल लो और सिर्फ आप उसको डिवाइड करा दो टाइम टेकन से, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे उस बॉडी की एवरेज पावर। ठीक है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, कितना काम हुआ कितने वक्त में हुआ। तो अगर डिवाइड करा देंगे तो पता लग जाएगा हमें पावर कितनी है। तो पावर डायरेक्टली वर्क डन पे डिपेंड करती है और इनवर्सली टाइम पे डिपेंड करती है। टाइम जितना कम लगेगा पावर उतनी ज़्यादा यूज़ होगी। ओके, बाय फार्मूला पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन, और डब्ल्यू आपको पता है वर्क डन होता है। फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस के। वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना, यानी कि खुद वो एक स्केलर क्वांटिटी है डब्ल्यू। सो अगर इसी डब्ल्यू की वैल्यू को रिप्लेस कराते हैं हम, तो पावर हो सकती है एफ डॉट एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो पावर का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर वर्क डन गिवन है डायरेक्टली तो आप उसको टाइम से डिवाइड करा दो, पावर पता लग जाएगी। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल आता है, तो ये रही फोर्स ये रही डिस्प्लेसमेंट, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर डिवाइड बाय टाइम कराना है। और अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, जो कि पेपर में क्वेश्चन आता भी है, अभी बताता हूँ आगे। अगर मैं यूज़ करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करता हूँ तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ज़रा गौर से देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी लिखी जा सकती है। और अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो याद रखो कि वेलोसिटी तो है ही एक वेक्टर क्वांटिटी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कराएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पावर का, इस एस अपॉन डेल्टा टी की जगह पे वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा एफ डॉट वी के बराबर, ठीक है ना। एफ यानी कि फोर्स और वेलोसिटी हो जाएगी। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पावर है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स को अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड की जाए उनकी, तो जो आंसर आता है वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। तो नेचर तो मैंने आपको बता दिया स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है
और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो कंफर्म है पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डायमेंशन फाइंड करनी है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 डायमेंशन होती है पावर की। क्यों, हमें कैसे पता? तो देखो पावर बराबर है, वैसे तो किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन आप जो है ना फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकाल लो, उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपको फोर्स की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, वेलोसिटी की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स की डायमेंशन होती है m, क्योंकि एम ए होता है, तो m और a की जगह पे आता है एल टी माइनस टू, तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया -2। और इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई करा दूं मैं इसको वेलोसिटी की डायमेंशन से, सो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी -1, एल टी इनवर्स। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई कराएं तो देख लो m तो एक ही है, तो यहाँ पे m आ जाएगा, l और l ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे एल स्क्वायर, और यहाँ पर t-2 और t-1, तो ये हो जाएगा t की पावर -3। तो ये है डायमेंशन ऑफ पावर। अब यूनिट्स हैं पावर के बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर जो पावर है उनके डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे जो SI यूनिट है वो वॉट है। ठीक है, और 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। मैंने आपको बताया अभी फॉर्मूला क्या है पावर का, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड का जो वर्क होता है उसी को हम कहते हैं 1 वॉट, जो कि साइंटिस्ट हैं जेम्स वॉट, उनके नाम से शो करते हैं। अच्छा जी, किलोवाट उसी का एक मल्टीपल है। किलोवाट, किलो का तो मतलब आपको पता ही है, किलो का मतलब होता है 1000। सो 1 किलोवाट हैज़ 1000 वाट। और इसी तरीके से मेगावाट, मेगा होता है 10 रेज टू द पावर 6। सो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 6 वॉट के। अच्छा, अब ये दो यूनिट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके अलग अलग न्यूमेरिकल है हमारे पास, हॉर्स पावर और फुट पाउंड पर सेकेंड। तो देखो हॉर्स पावर HP, आमतौर पे आपने मोटर्स वगैरह के अंदर सुना होगा, अच्छी खासी पावर का यूनिट है ये। तो 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के। MCQs न्यूमेरिकल हर लिहाज से फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को याद रखनी है कि 1 HP बराबर होता है 746 वॉट के। प्लस पांचवा जो है ये एक ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट है, फुट पाउंड पर सेकेंड। ठीक है, ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास इसके न्यूमेरिकल हैं। और इसका भी एक फैक्टर आपने याद रखना है कि 1 HP बराबर होता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड के बराबर। ठीक है ना, तो ये एक रिलेशन आ गया यहाँ पर हॉर्स पावर का HP का वॉट के साथ 746, और फुट पाउंड पर सेकेंड, फुट को FT से शो करते हैं, पाउंड को LB से शो करते हैं, और पर सेकेंड तो याद रखना HP बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें 746 वॉट है, और फुट पाउंड पर सेकेंड भी अच्छे खासे हैं, यानी कि 550 के बराबर।